हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट लेयर से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अराउंड 50 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है आप न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, जो थोड़े से डिफिकल्टी वाले लेवल क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम कब आती है, कहाँ पे हम फंस जाते हैं, जब एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, यानी कि थ्योरी बेस्ड। यानी कि सपोज कीजिए कोई हेडर होता है हमारा जैसे टीसीपी का, तो हेडर के कोई फील्ड के बारे में पूछ लिया, उसकी नंबर ऑफ बिट्स के बारे में पूछ लिया, तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और उसमें क्या होते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शंस पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस कर लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको एनालाइज नहीं करना है, आपको सिर्फ उस एडर को समझने की ज़रूरत है, उनमें बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो इसीलिए आज का वीडियो जो है मेनली इसी पे फोकस है कि जो हेडर है टीसीपी का, टीसीपी के हेडर से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, या जो हम 3 वे हैंडशेक करते हैं उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। टीसीपी के अंदर कुछ टाइमर्स यूज होते हैं, वो टाइमर्स क्या होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है टीसीपी के अंदर, वो हम देखेंगे। टीसीपी और यूडीपी के अंदर क्या कंपैरिजन है, उससे बेस्ड में मैंने कुछ एमसीक्यूज लिए हैं, क्योंकि देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के। तो इन दोनों के बीच में सेल्फ क्या कंपैरिजन है, कब टीसीपी यूज करना है, कब यूडीपी यूज करना है, ये सब हम आज के लेक्चर में एमसीक्यूज के साथ साथ डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो जाए और एक तरीके से हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जितना ज्यादा हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। The transport layer protocol used for real-time multimedia, फाइल ट्रांसफर, डीएनएस एंड ईमेल रेस्पेक्टिवली आ रही है, यानी कि ये चार हमको टास्क करने हैं और इन चार टास्क के अंदर हमारा टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, उसके अंदर से टीसीपी कहाँ पे यूज करेंगे और यूडीपी कहाँ यूज करेंगे, ये पूछा गया है। फर्स्ट टास्क क्या है, रियल टाइम मल्टीमीडिया, दूसरा है फाइल ट्रांसफर, थर्ड है आपका डीएनएस और फोर्थ है आपका ईमेल। ठीक है, चार टास्क हैं। तो सबसे पहले देखो टीसीपी और यूडीपी के जैसे हम बात करें तो हम समझ सकते हैं कि टीसीपी का मतलब क्या होता है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और जबकि यूडीपी क्या है आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड है इसलिए यहाँ पे क्या होता है, रिलायबल ज्यादा होता है ये। ठीक है, और ये वाला जो है ये रिलायबल नहीं होता। ठीक है ना, दिस इज अनरिलायबल। लेकिन इसके साथ ही साथ क्योंकि रिलायबल है, यानी कि रिलायबिलिटी के लिए आपको इसके अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड करनी होगी, तो इसका ओवरहेड जो है वो ज्यादा होता है, जबकि यूडीपी का जो है ओवरहेड जो है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि यूडीपी क्या करता है, यूडीपी कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करता है, कनेक्शन लेस होता है। ठीक है ना, इसलिए ये यूडीपी कब आपका सुटेबल होता है, जब आपका टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी डेटा सेंड हो रहा है, ठीक है, वो आपका टाइमली पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि भाई एरर चेकिंग हो रही है या नहीं है, उसमें एरर करेक्शन हो रहे हैं या नहीं। जबकि टीसीपी कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आपके डेटा की जो एरर चेकिंग की अगर हम बात करें या डेटा की जो डिलीवरी है वो रिलायबल होनी चाहिए, तब आपका टीसीपी जो है उसको हम यूज करते हैं। और जहाँ पे टाइम की बात होती है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टाइम पे डेटा पहुंचना चाहिए, तो अब हम क्या यूज करते हैं, यूडीपी। तो अगर आप सबसे पहले बात करें रियल टाइम मल्टीमीडिया की, रियल टाइम मल्टीमीडिया का मतलब सपोज आप इस तरीके से देख लीजिए, जैसे आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, अगर वीडियो कॉलिंग करें तो उसके अंदर ये थोड़ा है कि आपने वीडियो के अंदर कुछ बोला, ठीक है ना, आपका ऑडियो कुछ है। अब वो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप रिलायबिलिटी के चक्कर में, ये नहीं कि आपने बोला तो अभी था और वो 15 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद जाके उसको वो ऑडियो डिलीवर हो रहा है। ठीक है, या वीडियो का जो सिंक है तब डिलीवर हो रहा है, तो यहाँ पे आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रियल टाइम मल्टीमीडिया के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, यूडीपी। जबकि देखो फाइल ट्रांसफर में व्हाट यू वांट, रिलायबिलिटी, की जो फाइल आप ट्रांसफर कर रहे हो वो आपकी रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफर के लिए हमें करेक्टनेस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, टीसीपी। लेकिन डीएनएस वापस अगेन क्या है, टाइमली डिलीवरी मांगता है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, यूडीपी। और लास्ट क्या है हमारा, ईमेल। देखो ईमेल जो है उसके अंदर भी हमें रिलायबिलिटी की इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, तो जैसे फाइल ट्रांसफर उसके अंदर करेक्शन की रिक्वायर्ड है, वैसे ईमेल में भी रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, आपका टीसीपी। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यूडीपी, टीसीपी, यूडीपी एंड टीसीपी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यूडीपी, टीसीपी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। अभी हमने बताया, देखो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल, ईमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसएमटीपी, और एसएमटीपी क्या यूज करता है, हमको क्या चाहिए, ईमेल करना है, यानी कि करेक्टनेस चाहिए, तो करेक्टनेस के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल, टीसीपी।
ओके देखो इसमें ऑप्शन एसएमटीपी भी दे रखा है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये देखते नहीं कि प्रोटोकॉल कौन सा पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए हम यूज तो एसएमटीपी करते हैं, बट एसएमटीपी कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, ये पूछा गया है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, टीसीपी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका टीसीपी। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल्स रिजल्ट इन द सेंडिंग ऑफ सिन पैकेट। तो देखो मैंने ये आपको एक वीडियो में समझाया था सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम सॉकेट सिस्टम कॉल यूज करते हैं, बाइंड सिस्टम कॉल यूज करते हैं, लिसन और कनेक्ट। कनेक्ट सिस्टम कॉल कब यूज होता है, जब आपको सिन पैकेट जो है आपको कनेक्शन रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। कनेक्शन रिक्वायरमेंट के केस में आपको क्या चाहिए होता है, कनेक्ट वाला सिस्टम कॉल करना होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो सेंडर है वो सिन फ्लैग भेजेगा, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ठीक है, सिन फ्लैग भेजेगा सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और रिसीवर को बोलेगा कि भाई उसको कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो उसके एवज में यहाँ पे क्या भेजेगा जाएगा, कनेक्ट जो है वो सेंड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, इन द स्लो स्टार्ट फेज, ठीक है, स्लो स्टार्ट फेज ऑफ द टीसीपी कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। टीसीपी के कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम में हमारा स्लो स्टार्ट फेज होता है। उसके तो देखो उसके अंदर एक स्लो स्टार्ट फेज होता है, फिर कंजक्शन डिटेक्शन और कंजक्शन अवॉइडेंस वाले फेज स्टार्ट होते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो स्लो स्टार्ट फेज है उसके अंदर जो कंजेशन विंडो है उसका साइज कैसे इंक्रीज होता है। तो कंजेशन विंडो का साइज कैसे इंक्रीज होता है आपके स्लो स्टार्ट फेज में, एक्सपोनेंशियली, ठीक है, उसके बाद एडिटिव इंक्रीज होता है। ओके बाद में जब स्लो स्टार्ट फेज का थ्रेशोल्ड पहुंच जाता है और जब आप कंजेशन डिटेक्शन वाले पार्ट में चले जाते हैं तब आपका कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है, एडिटिव वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेस यूडीपी एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, टेलनेट, डीएनएस, एसएमटीपी। तो अभी हमने देखा था जो डीएनएस वो क्या यूज कर रहा था, यूडीपी यूज कर रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉकेट एपीआई converts an unconnected active TCP socket into a passive socket। तो ये भी वापस सेम देखिए सॉकेट प्रोग्रामिंग का है, और इसके लिए हमें कौन सी एपीआई कॉल करनी होती है, उसके लिए हमें एपीआई कॉल करनी होती है लिसन। लिसन क्या करता है, लिसन की हेल्प से जो सर्वर है वो पैसिवली लिसन करता रहता है कि कोई क्लाइंट जो है उसकी रिक्वेस्ट आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो पैसिवली जो पैसिव सॉकेट के लिए क्या यूज किया जाता है, आपका लिसन सिस्टम कॉल यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पैकेट्स ऑफ द सेम सेशन मे बी routed through different path in TCP but not UDP, TCP and UDP, UDP but not TCP, neither TCP nor UDP। अब इसमें बच्चे कंफ्यूजन क्या कर देते हैं कि भाई TCP तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि एक ही पाथ से जाएगा, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं पूछी गई। यहाँ पे पूछा गया है कि सेम सेशन में भी क्या डिफरेंट पाथ पे से रूट किया जा सकता है। तो देखो दोनों में ही पॉसिबल है, ठीक है, दोनों में ही पॉसिबल। देखो टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसलिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है ना, लेकिन ये डिफरेंट पाथ ले सकता है। क्यों, क्योंकि अगर नेटवर्क कंजेशन हो गया या लोड बैलेंसिंग करवानी पड़ी, ठीक है, या फिर नेटवर्क टोपोलॉजी में चेंज हो गया, तो इन तरीके की सिनेरियो में क्या होता है, टीसीपी भी जो है डिफरेंट पाथ जो है उन पे सेशंस को रूट कर सकता है, ठीक है, आपके पैकेट्स को रूट कर सकता है। और यूटीपी तो आपका है ही कनेक्शन लेस, तो ये तो आपका ऑलरेडी क्या करेगा, जब भी आप किस पैकेट्स को किसी सेम सेशन के पैकेट्स को सेंड करेंगे तो वो दूसरे रूट्स पे सेंड कर देगा, ठीक है, डिफरेंट पाथ पे भी सेंड कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, अब हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, the maximum window size for data transmission using the selective reject protocol। तो देखो हमने selective repeat protocol पढ़ा था, ठीक है ना, जब गो बैक NARQ जब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे थे, तो सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के अंदर हमारा क्या होता है, जो आपका अगर n बिट फ्रेम है तो मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर कितने होंगे, 2 पावर n, और वहां पे विंडो साइज कितनी होती है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपका किस में लगेगा, सेलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल में भी लगेगा। तो यहाँ पे आपकी विंडो साइज कितनी हो जाती है, मैक्सिमम विंडो साइज हो जाती है हाफ ऑफ द मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर n माइनस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पावर n माइनस 1। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, which of the following functionalities must be implemented by a transport protocol over and above the network protocol। कुछ फंक्शनैलिटीज दे रखी है और उसमें पूछा है कि कौन सी फंक्शनैलिटी है जो कि इंप्लीमेंट होना ही चाहिए, कंपलसरी है। तो देखो रिकवरी फ्रॉम द पैकेट लॉसेस, डिटेक्शन ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स, पैकेट डिलीवरी इन द करेक्ट ऑर्डर एंड एंड टू एंड कनेक्टिविटी।
अब आप अगर एक तरीके से देखें तो चारों ही ऑप्शंस जो हैं सारी फंक्शनैलिटीज आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल में मिलती है, लेकिन देखिए यहाँ पे इसने ना ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि टीसीपी की बात कर रहे हैं या यूडीपी की। तो हमें क्या मानना है, इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से मानना है, एज अ जनरल क्वेश्चन मान के चलना है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल चाहे आप टीसीपी लें या यूडीपी लें, इनमें से कौन सी फंक्शनैलिटी है जो कि हमेशा फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि हमेशा इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो अगर आप टीसीपी की बात करें तब तो क्या होगा, ये सारी फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट होंगी, लेकिन अगर आप यूडीपी की बात करें तो जो फर्स्ट 3 फंक्शनैलिटीज है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो लास्ट फंक्शनैलिटी एंड टू एंड कनेक्टिविटी ये स्टैब्लिश होनी चाहिए, तभी तो आप स्पेसिफिक पोर्ट नंबर को पहचान पाओगे जहां से रिक्वेस्ट आई है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इसमें जनरल एक तरीके से पूछ लिया, ये नहीं पूछा है कि टीसीपी पे या यूडीपी पे, हमसे जनरली पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल अगर आप यूज करते हो तो कौन सी एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि इंप्लीमेंट होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is not true about user datagram protocol and transport layer? Works well in unidirectional communication and suitable for broadcast, ये तो है ही, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपके पास कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट तो होता नहीं है, तो ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन के लिए सुटेबल होता है। इट डज 3-way हैंडशेक बिफोर सेंडिंग डेटाग्राम, ये ऑप्शन है आपका गलत, यानी कि दिस इज नॉट ट्रू। 3-way हैंडशेक, इसके अंदर कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, तो इसके अंदर कोई 3-way हैंडशेकिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या है, थोड़े से आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इसके अंदर और उनको हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट क्या दे रखा है, इफ द सीक्वेंस नंबर ऑफ सेगमेंट इज m then the sequence number of the subsequent segment is always m+1, ये जरूरी नहीं है। ये क्या हो सकता है कि अगर आपने सीक्वेंस नंबर m भेजा और यहाँ पे सपोज आपने 100 बाइट्स भेज दी, इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने सीक्वेंस नंबर भेजा था 500 और यहाँ पे आपने 100 बाइट्स भेज दी, तो आपका नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर जो होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर आपका होगा 600, ठीक है। 501 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस सीक्वेंस में आपने कितनी बाइट्स भेज दी, 100, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि m+1 हो, तो ये हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, if the estimated round trip time at any given point of time is t सेकेंड, RTT आपको दे रखा है t सेकेंड, तो जो रीट्रांसमिशन टाइम आउट है, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए t सेकेंड के, तो ये बात है बिल्कुल सही, क्योंकि देखो रीट्रांसमिशन टाइम आउट का मतलब क्या हो गया कि सेंडर वेट करेगा कुछ टाइम के लिए कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, रीट्रांसमिशन टाइम आउट टाइम होता है। अब देखो अगर आप इस टाइम को राउंड ट्रिप टाइम का मतलब कि पैकेट गया और उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट आई, इस टाइम से अगर कम रख दोगे, ठीक है ना, अगर रीट्रांसमिशन टाइम आउट टाइमर जो है उसका टाइम अगर कम रख दोगे इस टाइम से, तो क्या होगा, वो पहले एक्नॉलेजमेंट आने से पहले वापस से रीट्रांसमिट कर देगा। तो हमेशा जो रीट्रांसमिशन वाला टाइम आउट जो होता है या टाइमर होता है उसको हम थोड़ा सा ज्यादा या एटलीस्ट उसके इक्वल सेट करते हैं, किससे, आपके राउंड ट्रिप टाइम से, तो ये बात है ट्रू। नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ द एडवर्टाइज विंडोज नेवर चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ टीसीपी कनेक्शन, ये बात है फॉल्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी भी चेंज नहीं होगी, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। जो रिसीवर विंडो वो चेंज कर सकता है टीसीपी के डेटा को एज प्रोसेस बाय द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द रिसीवर साइड, तो ये चीज है आपका फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ अनएक्नॉलेजमेंट बाइट्स एट द सेंडर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दी, तो ये बात बिल्कुल सही है, जितनी बाइट्स आपने भेजी है उन्हीं बाइट्स को ही एक्नॉलेजमेंट का आप वेट करोगे, तो या तो हो सकता है कि सारी बाइट्स का एक्नॉलेजमेंट जो भेजी गई है तो वो एडवर्टाइज विंडो से या तो छोटी होगी या इक्वल होगी, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप भेज ही नहीं सकते, तो ये बात है आपकी ट्रू। तो दो स्टेटमेंट फॉल्स कौन से हो गए आपके, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर आप हमें देंगे, क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सॉकेट प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई थी और इसके एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस किए थे, इसे लास्ट के लेक्चर में मिल जाएगा आपको। ये क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच सर्वर प्रोसेस मस्ट इन्वोक द फंक्शन कॉल, ठीक है, कौन सा ऑर्डर है जिसमें कि जो ये सॉकेट प्रोग्रामिंग जो है वो अपने फंक्शन कॉल्स को स्टार्ट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलिए, क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टीसीपी कनेक्शंस आर फुल ड्यूप्लेक्स, हाँ तो ये बात है ट्रू। टीसीपी हैज नो ऑप्शन फॉर सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, ये बात है गलत, टीसीपी के पास होता है ऑप्शन सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट देने का, ठीक है। और लास्ट क्या है, टीसीपी कनेक्शंस आर मैसेज स्ट्रीम, टीसीपी कनेक्शंस आर मैसेज स्ट्रीम, ये गलत है, टीसीपी कनेक्शंस किस टाइप के होते हैं, बाइट स्ट्रीम होते हैं, ठीक है, ना कि कनेक्शन स्ट्रीम, तो ये चीज भी हो गई फॉल्स। तो इसमें सिर्फ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
अब देखिए, ये तो थोड़े से जनरल क्वेश्चन है जो मैंने टीसीपी और यूडीपी से रिलेटेड करवाए। अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस का सेट हम कौन सा लेंगे, जो हमारा टीसीपी 3 वे हैंडशेक होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड लेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि टीसीपी 3 वे हैंडशेक में क्या होता है। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, तो जब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो सिन फ्लैग भेजता है और उसके साथ एक सीक्वेंस नंबर भेजता है, ठीक है, ताकि सिंक्रोनाइज कर सके, ठीक है ना। सिन फ्लैग क्यों ऑन किया जाता है, ताकि वो सिंक्रोनाइज कर सके सर्वर के साथ। अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी और सीक्वेंस भेजा 100, अगर सर्वर जो है उसने इसको रिसीव करा तो सर्वर क्या करेगा, अब इसको रिप्लाई करेगा, तो रिप्लाई में ये कौन सा फ्लैग भेजेगा, सिन एंड प्लस एसी के, ठीक है, कि ये भी सिंक्रोनाइज करना चाहता है और एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई जो इसने सीक्वेंस भेजा था वो इसको मिल गया है। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर अब क्या डाल देगा, 101। 101 का मतलब क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस था ये इसने रिसीव कर लिया है। अब तो जब क्लाइंट वापस एक्नॉलेजमेंट भेजे तो उसके लिए वो कौन सा सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 101 भेजो, और ये खुद का सीक्वेंस नंबर भी भेज देता है जो क्या है 200, ठीक है। अब क्लाइंट को ये रिप्लाई मिला तो क्लाइंट देखेगा कि ओके सर्वर ने क्या है रिसीव कर लिया है और सर्वर ने भी क्या करा है यहाँ पे, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब जब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो क्लाइंट है वो सिर्फ एसी के भेजेगा, ठीक है, और यहाँ पे बताएगा और अपना जो सीक्वेंस नंबर कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा था सर्वर 101, तो वो सीक्वेंस नंबर इसको सेंड कर देगा। और एक्नॉलेजमेंट किसकी भेजेगा, 201 की। 201 की क्यों भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका जो ये सीक्वेंस नंबर था ये इसने रिसीव कर लिया है, तो ये भी स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप ये एसी के सेंड करोगे तो ये भी स्टैब्लिश्ड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, सीक्वेंस नंबर जो होते हैं रैंडमली जनरेट होते हैं। रैंडमली जनरेट होने का कारण ये है कि हमेशा अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे, कोई भी कनेक्शन के लिए अगर हमेशा से 0 से स्टार्ट करोगे तो ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई ओल्ड वाला जो ट्रांसमिशन है वो डिले हो जाए और वो बाद में जाके पहुंचे न्यू ट्रांसमिशन के साथ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि जो ये पैकेट आया है 0 नंबर से ये ओल्ड डेटा ट्रांसमिशन का था या न्यू डेटा ट्रांसमिशन का। इसलिए जो सीक्वेंस नंबर्स होते हैं वो रैंडमली आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टीसीपी 3 वे हैंडशेक प्रोसेस, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। अब देखो, ये तो हम सिंपली इस डायग्राम से बता सकते हैं। सबसे पहले सिन फ्लैग जाता है, फिर सिन एसी के जाता है और फिर एसी के जाता है। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा आपका, सिन एसी के एंड एसी के, ठीक है। सिंक्रोनाइज करने के लिए हम सिन फ्लैग यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द 3 वे हैंडशेक व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिन मैसेज। तो सिन मैसेज अभी मैंने बताया किस लिए यूज होता है, टू सिंक्रोनाइज द सीक्वेंस नंबर। नेक्स्ट देखिए, विच टीसीपी फ्लैग इज सेट द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में कौन सा फ्लैग सेट होता है आपका, सिर्फ एसी के वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो इन सब के आंसर्स आप सिंपल इस डायग्राम को अगर आप ये समझ गए तो आप इस टीसीपी 3 वे हैंडशेक के क्वेश्चंस में मिस्टेक्स नहीं करोगे, ठीक है ना, हम बहुत इजीली कर लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था 15। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। इन द सेकंड स्टेप ऑफ द 3 वे हैंडशेक विच फ्लैग्स आर सेट। तो सेकंड स्टेप में आपके कौन से फ्लैग्स होते हैं, सिन भी सेट होता है और एसी के भी सेट होता है। जब सर्वर रिप्लाई करता है ना उसको, तब कौन सा सिन फ्लैग भी आ जाता है और एसी के भी आ जाता है, क्योंकि वो एक्नॉलेज भी करता है और सिन से बताता है कि वो भी सिंक्रोनाइज करना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following is not a part of a TCP 3 वे हैंडशेक। देखो सिन होता है, एसी के होता है, सिन एसी के होता है, फ्लैग नहीं होता, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, what happen if a client sends a SYN message but the server never responds with the SYN ACK। अगर सर्वर रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो क्लाइंट क्या करेगा, उसको अगर SYN मैसेज भेजा और सर्वर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्लाइंट वापस से रीट्रांसमिट करेगा, ठीक है, इफ ही वांट्स टू कनेक्ट। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाई डज टीसीपी यूज अ 3 वे हैंडशेक। तो देखो 3 वे हैंडशेक किस लिए यूज किया जा रहा है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए दोनों पार्टीज के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, टू कंफर्म बोथ साइड्स कैन एस्टेब्लिश अ कनेक्शन एंड एग्रीइंग ऑन द सीक्वेंस नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका, व्हाट डज टीसीपी यूज द सीक्वेंस नंबर फॉर इन अ 3 वे हैंडशेक। सीक्वेंस नंबर किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हम क्या इंश्योर कर सके कि जो डेटा है वो करेक्ट ऑर्डर में रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। सिन तो यूज होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए और सीक्वेंस नंबर इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर डिलीवरी देता है आपको टीसीपी, तो उसके लिए ही सीक्वेंस नंबर यूज किया जाता है, जिसमें इंश्योर किया जा सकता है कि डेटा जो है करेक्ट ऑर्डर में रिसीव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
What happens after the 3-way हैंडशेक इज सक्सेसफुली कंप्लीट? तो जब अगर 3-वे हैंडशेक आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो जाता है? डेटा ट्रांसफर। और यही मैं बता देती हूँ, डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है जब डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है और अगर क्लाइंट या सर्वर में से जो भी क्लाइंट अगर कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है तो डेटा ट्रांसफर के बाद कौन सा फेज आता है आपका? कनेक्शन टर्मिनेशन। लेकिन 3-वे हैंडशेक के बाद कौन सा फेज स्टार्ट होता है? अभी हमसे वो पूछा गया है, तो इसका आंसर है डेटा ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। इसमें क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीसीपी 3-वे हैंडशेक व्हाट डज द टर्म हाफ ओपन कनेक्शन रेफर टू? हाफ ओपन का मतलब क्या होता है कि एक कनेक्शन जो है उसके अंदर एक साइड जो है, मतलब सपोज ये क्लाइंट और सर्वर है, एक साइड तो बिलीव कर रही है कि कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो गया, जबकि दूसरी साइड जो है उसको वो नहीं कहती कि कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हुआ है। तो इसको किस तरीके के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? हाफ ओपन कनेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A connection where one side believes the connection is established while other side does not. So option B is the correct answer. Next देखिए, question number 24. How does TCP ensure that the packets are delivered in the correct order? तो correct order में deliver करने के लिए हम क्या use करते हैं? sequence numbers और acknowledgement, ठीक है ना। acknowledgement से पता चलता है कि जो भी आपने डेटा भेजा है वो डेटा आपका सक्सेसफुली रिसीव हुआ है या नहीं दूसरे एंड पे, और सीक्वेंस नंबर बताते हैं कि किस ऑर्डर में डेटा भेजा जा रहा है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एसीके का क्या रोल है? एसीके क्या बताती है? टू एक्नॉलेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कनेक्शन, टू सिंक्रोनाइज, देखो सिंक्रोनाइज के लिए तो सिन यूज होता है ना, टर्मिनेट एन एग्जिस्टिंग कनेक्शन के लिए आपका फिन फ्लैग यूज होता है, टू रिक्वेस्ट एडिशनल डेटा नहीं, इसके लिए एसी के फ्लैग यूज नहीं होता। एसी के फ्लैग इसलिए यूज होता है कि जो भी आप कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, टीसीपी 3-वे हैंडशेक के अंदर, उसको एक्नॉलेज करने के काम में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, What TCP flag is primarily used to indicate that a connection request is being made? कि connection request जो है वो made की गई है। कौन सा TCP flag आपका ये चीज बताता है? तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा? क्वेश्चन नंबर 26। जिसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा टीसीपी फ्लैग जो है प्राइमरली यूज होता है जो कि इंडिकेट करता है कि कनेक्शन रिक्वेस्ट इज बीइंग मेड। कनेक्शन रिक्वेस्ट इज बीइंग मेड मतलब कनेक्शन रिक्वेस्ट की गई है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? सिन फ्लैग यूज करते हैं ताकि हम सिंक्रोनाइज कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आफ्टर अ सक्सेसफुल 3-वे हैंडशेक व्हाट विल बी द इनिशियल सीक्वेंस नंबर ऑफ द सर्वर्स फर्स्ट डेटा पैकेट सेंड टू द क्लाइंट? सर्वर के एंड से कौन सा फर्स्ट सीक्वेंस नंबर भेजा जाता है? तो अभी मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि हमेशा सीक्वेंस नंबर 0 से स्टार्ट होगा, इसको हम रैंडमली यूज करते हैं, कोई रैंडम वैल्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? अ रैंडम वैल्यू एग्रीड अपॉन ड्यूरिंग द हैंडशेक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। During the 3-way handshake, if a SYN message is sent with a sequence number 100, ठीक है ना, 100 के साथ आपका SYN मैसेज भेजा गया है ना, देन सर्वर जो है वो क्या भेजेगा? SYN, ये तो यहाँ से भेजा गया है, सर्वर क्या करेगा? SYN और ACK भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जब ये भेज रहा है तो उसके साथ में वो कौन सा एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगेगा? वो मांगेगा किसका? 101 का, कि अब जब नेक्स्ट टाइम भेजा जाए सीक्वेंस तो कौन सा भेजा जाए? 101, क्योंकि 100 से आपने इसको स्टार्ट किया था, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 101, यानी कि ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया हमारा 28th क्वेश्चन। अब जो ये 29th, यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन सेट हमने लिए हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं? हमारे टीसीपी के हेडर से, ठीक है, टीसीपी के हेडर से। तो थोड़ा सा हम टीसीपी हेडर एक बार क्विकली देख लेते हैं। देखो, सोर्स पोर्ट आपका 16 बिट्स का होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट आपका 16 बिट का होता है, उसके बाद सेकंड रो में आपका सीक्वेंस नंबर होता है, थर्ड रो में आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर्स दिए जाते हैं, फोर्थ रो में आपकी हेडर लेंथ होती है जो 4 बिट से रिप्रेजेंट होती है, फिर रिजर्व बिट्स होती हैं आपकी, ये आपकी 3 बिट्स होती हैं, ठीक है। और अर्जेंट पॉइंटर, एसीके, पीएसएच, आरएसटी, सिन और फिर ये कुछ 6 फ्लैग्स होते हैं आपके, ठीक है। तो टोटल फ्लैग्स कितने हो जाते हैं? 6 + 3 टोटल 9 फ्लैग्स हो जाते हैं, जिसमें से 3 बिट्स रिजर्व रखी जाती हैं। विंडो साइज होता है कि कितना विंडो साइज आप यहाँ भेजते हैं कि कितना आप डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। चेकसम जो है हेडर और डेटा की इंटीग्रिटी को चेक करने के काम में आता है। अर्जेंट पॉइंटर बताता है कि कितना बाइट का जो डेटा है वो अर्जेंट है, यानी कि उसको अर्जेंटली भेजा जाना है। तो ये जो होता है ये तो आपका फिक्स हेडर होता है, यानी कि 20 बाइट का। क्यों? क्योंकि देखो 4-4 बाइट के फील्ड्स हैं सारे, है ना, 32 और 32 कितने हो जाते हैं यहाँ पे? तो ये 4-4 बाइट के फील्ड्स हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 20 बाइट का हेडर हो जाएगा, ठीक है ना। और 20 बाइट के अलावा जो बाकी हेडर है वो आपका ये ऑप्शनल में चला जाता है, जो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
40 बाइट का, तो मैक्सिमम आप 60 बाइट्स तक जा सकते हो, लेकिन मिनिमम बाइट का हेडर कितना का होता है आपका 20 बाइट्स का। यहाँ पे देखो 16 और 16 कितना हो गया 32 बिट्स हो गए, 32 बिट्स हो गए, यानी कि बाइट्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 32 बिट्स हो गए। तो एक रो की बाइट का कितना वैल्यू हो जाएगी 4 बाइट, तो 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट एंड 4 बाइट, 5 रोज हैं 4 बाइट 4 बाइट्स की, तो ये कितने हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 दैट इज 20 बाइट्स। ओके, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड टीसीपी हेडर। देखो स्टैंडर्ड टीसीपी हेडर यहाँ ब्रैकेट में भी लिख रखा है विदाउट एनी ऑप्शंस, यानी बिना ऑप्शन के कितना स्टैंडर्ड साइज होता है, तो ये भी मैंने बताया ही आपको 20 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फील्ड इन द टीसीपी हेडर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बाइट्स दैट द सेंडर इज विलिंग टू रिसीव, यानी कितने नंबर ऑफ बाइट्स का डेटा जो है सेंडर जो है रिसीव कर सकता है। तो ये कैसे बताया जाता है आपका विंडो साइज, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो विंडो साइज फील्ड है टीसीपी हेडर के अंदर, वो क्या इंडिकेट करती है कि कितना डेटा जो है वो रिसीव कर सकता है, ठीक है सेंडर। नेक्स्ट देखिए, which field in the TCP header is used to ensure that the data sent is error free। error free के लिए हम क्या यूज करते हैं चेकसम, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बिट्स आर रिजर्व फॉर फ्लैग इन द टीसीपी हेडर। तो अभी मैंने बताया कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं, एक तो यूआरजी फ्लैग होता है जो कि अर्जेंट पॉइंटर फील्ड सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका एसी के जो एक्नॉलेजमेंट फील्ड के लिए होता है, एक होता है आपका पीएसएस जो कि पुश फंक्शन यूज करने के लिए यूज होता है कि डेटा को अर्जेंटली पुश किया जा सके। आरएसटी यूज होता है रीसेट करने के लिए कनेक्शन को, सिन आपका सिंक्रोनाइज के लिए यूज होता है, फिर मैंने आपको बताया कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए यूज होता है। तो ये तो 6 मेन फ्लैग्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके 3 क्या है रिजर्व बिट्स भी हैं, ठीक है ना। तो इन सबको टोटल मिला के आपके कितने बिट्स बन जाती है 9 बिट्स बन जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 9 बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्जेंट पॉइंटर फील्ड। अर्जेंट पॉइंटर फील्ड अभी मैंने आपको बताया, ये क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स का डेटा जो है वो अर्जेंट है। तो ये क्या स्पेसिफाई करता है पोजीशन वेयर द अर्जेंट डेटा एंड्स, कि सपोज 100 बाइट्स का है तो यहाँ पे बताता है कि कितने बाइट्स का डेटा आपका अर्जेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, which of the following part is not which of the following flag is not the part of a TCP header। तो अभी हमने देखा, देखो सिन होता है, ACK होता है, PSH पुश होता है, ये तीनों मैंने अभी आपको बताया तीनों आपके ACK TCP हेडर के पार्ट हैं, लेकिन RSTP कोई फ्लैग नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा यहाँ पे अब देखिए मैं क्वेश्चंस की नंबरिंग करना थोड़ा भूल गई हूँ, 29 तक पहुंच गए थे, एक बार नंबरिंग कर लेते हैं ताकि आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछने में आसानी रहेगी। ये हो जाएगा हमारा 31, नेक्स्ट है हमारा 32, then 33, then this one is your 34। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 35। फिन फ्लैग अभी मैंने आपको बताया किससे यूज होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है, फिन फ्लैग किस लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विंडो साइज कितना, विंडो साइज का मैक्सिमम साइज कितना होगा। देखो विंडो साइज कितने का होता है 16 बिट का होता है टीसीपी हेडर के अंदर, यानी 2 पावर 16, तो कितना होता है 2 पावर 16 6 5 5 3 6, लेकिन हम क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, तो ये कितना हो जाएगा 0 से 6 5 5 3 5 बाइट्स। तो विंडो साइज का मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा 6 5 5 3 5 बाइट्स। विच फील्ड इन द टीसीपी हेडर इज यूज्ड टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द डेटा। तो देखो एक्नॉलेज के लिए क्या यूज किया जाता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। पुश फ्लैग जो है पीएसएच फ्लैग किस लिए यूज होता है आपका, रिक्वेस्ट टू सेंड द डेटा इमीडिएटली, सो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे, विच फील्ड इन द टीसीपी हेडर स्पेसिफाइज द लेंथ ऑफ द टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर की लेंथ कौन सा फील्ड स्पेसिफाई करता है, हेडर लेंथ, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, साइज ऑफ सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। देखो पोर्ट नंबर कितने बिट का होता है आपका 16 बिट का, तो 16 बिट होंगे दोनों के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 बिट्स इज 16 बिट्स इज 32 64, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, which TCP header field allow for flow control by indicating the amount of data that can be received। तो देखो फ्लो कंट्रोल यानी कि हमको बताना है कि भाई कितना डेटा रिसीव कर सकता है, चाहे रिसीवर हो चाहे सेंडर हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विंडो साइज यूज करते हैं, क्योंकि विंडो साइज बताता है कि हमारा कितने साइज का बफर है, यानी कि हम कितना डेटा एक्सपेक्ट और या एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विंडो साइज।
चेकसम जो है किस लिए यूज होता है टीसीपी के अंदर? इंटीग्रिटी, यानी कि वेरीफाई करता है टीसीपी के हेडर और डेटा की इंटीग्रिटी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा 41 क्वेश्चन था और ये हमारा आ जाएगा अब 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। If a client wants to establish a TCP connection and synchronize a sequence number, which combination of flag should be set in the first packet? देखो फर्स्ट पैकेट में तो सिर्फ सिन ही जाता है ना, सिन एसी के फिर नेक्स्ट में जाता है और जो थर्ड स्टेप होता है उसके अंदर सिर्फ एसी के जाता है। ये हमारा होता है 3 वे हैंडशेक। तो फर्स्ट पैकेट में तो सिर्फ क्या जाएगा? सिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए नेक्स्ट, अ सेंडर ट्रांसमिट्स अ टीसीपी सेगमेंट विद सीक्वेंस नंबर 500, ठीक है, एंड अ पेलोड साइज ऑफ 100 बाइट्स। व्हाट शुड बी द एक्नॉलेजमेंट नंबर बी इन द नेक्स्ट सेगमेंट? तो देखो 500 जो था सीक्वेंस नंबर था और उसमें इसने कितनी बाइट्स भेजी है? 100 बाइट्स भेजी है। ठीक है, तो ये पूछा है कि जो नेक्स्ट जब ये एक्नॉलेज करेगा तो एक्नॉलेजमेंट नंबर, नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या आएगा, यानी कि अब नेक्स्ट बाइट वो कौन सी एक्सपेक्ट करेगा। तो देखो 500 से स्टार्ट करोगे 100 बाइट तक तो कितना हो जाएगा? 500 से चालू करोगे, 100 बाइट्स भेजी यानी कि 599 तक भेजी है, तो नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 600। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 600। अब यहाँ पे बच्चे बस ये गलती कर देते हैं कि 500 है और 100 बाइट्स भेज रहे हैं, तो यानी कि 600 तक भेज दिया और आंसर अगर 601 इसमें ऑप्शन में दे रखा होता है तो बच्चे लगा देते हैं 601। यहाँ पे ध्यान रखना 500 से स्टार्ट करो तो 599 तक आपकी 100 बाइट्स होंगी, तो एक्नॉलेजमेंट में क्या नंबर आएगा? 600 को वो नेक्स्ट एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये हमारा 44 था। अब चलते हैं हमारे 45th क्वेश्चन नंबर पे। A TCP connection is established and the receiver sets the window size field to 0. 0 का मतलब कि भाई उसका बफर जो है वो फुल हो चुका है, उसने विंडो साइज को कर दिया है 0। तो उस केस में सेंडर क्या करता है? सेंडर जो है डेटा को सेंड करना स्टॉप कर देता है। ठीक है, और वेट करता है कि रिसीवर का बफर जो है बाद में कब ओपन होगा, लेकिन जब 0 है तो वो प्रोसेस नहीं करेगा। इसका मतलब ये समझते हैं कि रिसीवर जो है बाकी डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इन अ टीसीपी कनेक्शन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 46 हो जाएगा। इन अ टीसीपी कनेक्शन व्हाट हैपेंस इफ अ सेगमेंट इज रिसीव्ड विद एन इनकरेक्ट चेकसम? अगर इनकरेक्ट चेकसम पे आपका सेगमेंट रिसीव होता है रिसीवर साइड पे, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा? रिसीवर जो है पैकेट को ड्रॉप कर देता है और सेंडर क्या करता है? जो रिट्रांसमिशन टाइम आउट टाइमर है तब तक तो वेट करेगा कि एक्नॉलेजमेंट आ जाए, लेकिन क्योंकि डेटा जो है वो करप्ट हो चुका है तो उस केस में रिसीवर जो है पैकेट को ड्रॉप कर देगा और एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। तो जब टाइम आउट हो जाएगा टाइमर का, ठीक है ना, तो उस केस में सेंडर वापस से रिट्रांसमिट करेगा, क्योंकि सेंडर समझेगा या तो डेटा लॉस्ट हो गया है या डेटा करप्ट हो गया है। तो उस केस में सेंडर तो रिट्रांसमिट करेगा और रिसीवर क्या करेगा? उस सेगमेंट को ड्रॉप कर देगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। ड्यूरिंग अ टीसीपी कनेक्शन अ पैकेट विद द आरएसटी फ्लैग इज रिसीव्ड। अगर कोई पैकेट आरएसटी फ्लैग के साथ रिसीव होता है, इसका मतलब कनेक्शन को क्या किया जा रहा है यहाँ पे? रीसेट। द कनेक्शन इज बीइंग रीसेट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन अगर टीसीपी का विंडो साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है सिग्निफिकेंटली बाय द रिसीवर, व्हाट कैन द सेंडर इन्फर? यानी कि ये क्या करे कि डेटा ट्रांसमिट होता जा रहा है ना सेंडर से रिसीवर पे, लेकिन अब रिसीवर का जो विंडो साइज है वो श्रिंक होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। इसका मतलब सेंडर जो है उसको क्या इस चीज से इन्फर होगा कि जो बफर है वो फुल होता जा रहा है ना, रिसीवर का जो बफर है वो फुल होता जा रहा है, यानी कि द रिसीवर बफर इज फिलिंग अप। सो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, what is the value of acknowledgement number field in a TCP header? एक्नॉलेजमेंट नंबर का पूछा है, देखो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का नहीं पूछा है ना। एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड क्या एक्सपेक्ट आपको बताता है यहाँ पे? एक्नॉलेजमेंट नंबर बताता है कि नेक्स्ट बाइट ऑफ द रिसीवर। अभी हमने देखा कि जैसे 500 था और 100 बाइट का डेटा उसने भेजा यानी कि 599, तो एक्नॉलेजमेंट में क्या जाता है? नेक्स्ट आपका 600, यानी कि अब वो कौन सा नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट बाइट द रिसीवर एक्सपेक्ट टू रिसीव। क्वेश्चन नंबर 50 अब हम देखेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं, देखो हमने टीसीपी हेडर्स के देखे, टीसीपी 3 वे हैंडशेक के बारे में देखे, टीसीपी और यूडीपी के बेस में जो डिफरेंस है उससे बेसिस हमने कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए।
आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट जो मेन है एम है वो है कि टीसीपी के टाइमर्स जो है उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम समझेंगे। तो देखो टीसीपी टाइमर्स में जो आपके मेन टाइमर्स होते हैं वो होते हैं आपके टाइम आउट, टाइम वेट, कीप अलाइव टाइमर और परसिस्ट टाइमर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइमर्स हैं और इन पे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। ठीक है, तो ये समरी पे हम बाद में आएंगे, पहले हम टाइमर्स को देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और हम वो एमसीक्यूज के बेसिस पे समझेंगे तो समरी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। देखो क्या क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर अब कौन सा आ जाएगा, हमने 49 तक देख लिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 50। Which timer is responsible for retransmitting a TCP segment when an acknowledgement is not received? अभी हमने बताया अगर acknowledgement रिसीव नहीं होती तो जो सेंडर है वो एक रीट्रांसमिशन टाइमर जो है वो सेट करके रखता है और जब वो टाइमर का टाइम आउट हो जाता है तो वो क्या करता है, डेटा को रीट्रांसमिट करता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा टाइमर रिस्पॉन्सिबल होगा रीट्रांसमिटिंग के लिए, रीट्रांसमिशन टाइमर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीप अलाइव टाइमर। ठीक है, रीट्रांसमिशन टाइमर आई होप समझ में आ गया। अब कीप अलाइव टाइमर का मतलब क्या होता है, कीप अलाइव टाइमर चेक्स इफ द कनेक्शन इज स्टिल अलाइव। ठीक है, अगर कोई डेटा एक्सचेंज नहीं हो रहा बहुत टाइम तक, है ना, तब कीप अलाइव टाइमर का क्या काम होता है कि वो देखता है कि जो कनेक्शन है वो अभी अलाइव है या नहीं है। और वो कैसे करेगा, बाय सेंडिंग सम प्रोब पैकेट्स। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, टू मेंटेन अ कनेक्शन बाय सेंडिंग सम स्मॉल प्रोब मैसेजेस व्हेन नो डेटा इज एक्सचेंज। कोई बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए अगर डेटा एक्सचेंज नहीं हो रहा तो उस केस में वो कुछ प्रोब मैसेजेस भेजता है जिससे चेक करता है कि कनेक्शन अभी भी अलाइव है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट देखो 52, which TCP timer prevents the connection from deadlock when the receiver window size is set to 0? तो इसके लिए जो प्रिवेंशन के लिए, डेडलॉक के प्रिवेंशन के लिए कौन सा टाइमर आपका यूज होता है, परसिस्ट टाइमर। परसिस्ट टाइमर किस लिए यूज होता है, टू अवॉइड द डेडलॉक इन केसेस वेयर द रिसीवर विंडो साइज इज 0। अगर रिसीवर का विंडो साइज 0 हो गया, ठीक है ना, तो सेंडर क्या करेगा, स्टॉप कर देगा और सेंडर वेट करता रहेगा। लेकिन इनडेफिनेटली वेट को रोकने के लिए क्या करेगा, सेंडर जो है पीरियोडिकली प्रॉब करता रहेगा विद द हेल्प ऑफ परसिस्ट टाइमर, चेक करने के लिए कि जो रिसीवर उसका विंडो जो है वो ओपन हुआ है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टाइम वेट टाइमर। ठीक है, देखो टाइम वेट टाइमर का फंक्शन क्या है, ये आपका करता है जो भी न्यू कनेक्शंस है ना, जो भी न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं उनके ऊपर कोई भी ओल्ड डुप्लीकेट सेगमेंट्स को आने से रोकता है, टाइम वेट टाइमर। तो बेसिकली टाइम वेट टाइमर का मतलब क्या है, ये इंश्योर करता है कि जो ओल्ड डुप्लीकेट सेगमेंट्स है ना, जो प्रीवियस कनेक्शंस में बने थे, वो आपके नए कनेक्शंस को इंटरफेयर नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यूज होता है आपका टाइम वेट टाइमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट न्यू कनेक्शंस फ्रॉम यूजिंग ओल्ड डुप्लीकेट सेगमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, which TCP timer is responsible for delaying the transmission of an acknowledgement to reduce the number of ACK packets? इसका मतलब है कि हर एक एक्नॉलेजमेंट देने की जगह क्या करे, डिले कर लो एक्नॉलेजमेंट को, और अगर कोई डेटा है तो उसके साथ उस एक्नॉलेजमेंट को भेज दो, यानी कि एक्नॉलेजमेंट प्लस डेटा को साथ भेज दो। इस चीज को हम क्या कहते हैं, पिगी बैकिंग। तो इसके लिए हम कौन सा यहाँ पे यूज करते हैं वो पूछा गया है टाइमर, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डिलेड एसी के टाइमर। ये क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट्स को डिले कर देता है, ठीक है, ताकि क्या हो, नंबर ऑफ एसी के पैकेट्स जो है उनको रिड्यूस किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिलेड एसी के टाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एक्शन डज टीसीपी टेक व्हेन टाइम वेट टाइमर एक्सपायर। टाइम वेट टाइमर अगर एक्सपायर हो जाता है ना, तो जो टीसीपी है वो क्या करता है, यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर देता है, ताकि क्या हो, जो ओल्ड कनेक्शन के डुप्लीकेट पैकेट्स हैं या ओल्ड कनेक्शन के जो पैकेट्स हैं वो नए कनेक्शन को इंटरफेयर ना करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लोज दी कनेक्शंस एंड रिलीज द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को भी रिलीज कर देगा ताकि न्यू कनेक्शंस उनको यूज कर पाए। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 55। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए 50 प्लस एमसीक्यूज करे, जिसके अंदर हमने देखा कि टीसीपी वर्सेस यूडीपी रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये हमने समझे। टीसीपी के हेडर से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने देखा। सॉकेट प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हमने देखे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा जो टीसीपी के अंदर हमारा जो 3 वे हैंडशेक होता है उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, हैंडशेक होता है क्या है, वो भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्विकली वापस बताया है। वैसे डिटेल में मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में बता रखा है, आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। और उसके अलावा हमने क्या देखा, यहाँ पे जो टीसीपी के टाइमर्स हैं,
ठीक है। टीसीपी के जो टाइमर्स है उनका क्या काम है वो हमने देखा। तो देखो हमने टीसीपी से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्ट रेल से रिलेटेड है उससे काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। एक अब इसमें हमारा बच रहा है यूडीपी हेडर। तो यूडीपी हेडर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे हम यूडीपी हेडर से रिलेटेड एमसीक्यूज लेंगे और वहां पे हम कोशिश करेंगे कि जो शॉर्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं किस तरीके के बन सकते हैं वो भी हम यहाँ वहाँ पे कवर करेंगे। तो ये वीडियो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और लाइक से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। एक इसमें जो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था, तो आई होप अब इसको ये अब आपको समझ में आ जाएगी ये वाली स्लाइड। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज के तौर पे इन टाइमर्स को समझा दिए हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।